बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से पीटीआई की कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ इसमें मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि पीटीआई की ओवरऑल पॉलिसी पाकिस्तान मिलिट्री के हवाले से कैसी होनी चाहिए। ये वो तमाम तर चीजें हैं जो मैं इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि किस तरह की गलतियां पीटीआई ने पिछले टाइम के अंदर की हैं, जिसकी वजह से पीटीआई और मिलिट्री के रिलेशनशिप खराब हुए, और जिसकी वजह से मिलिट्री की लीडरशिप ने पीटीआई को बड़ा इजीली ले लिया, और जिसकी वजह से पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन वगैरह करने की कोशिश की। ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग में तमाम तर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो मिलिट्री को खराब किया है ना, या जनरल बाजवा को इतना ताकतवर किया है, या जनरल बाजवा के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं पीटीआई को इजीली टेक ऑन कर सकता हूँ, पीटीआई कुछ भी नहीं है, मम्मी डैडी पार्टी है। ये वो चीजें हैं जो जनरल बाजवा के जहन में थी जब उसने पीटीआई की हुकूमत को गिराया और उसके ऊपर क्रैकडाउन वगैरह लॉन्च किया। मतलब एक बड़ा संगीन किस्म का धोखा दिया पीटीआई को। ये वो चीजें किसके कहने के ऊपर की गई थी? ये जनरल बाजवा ने खुद अपनी कैलकुलेशन के ऊपर की थी, किसी के कहने के ऊपर नहीं की थी। अब ये उसकी कैलकुलेशन में कैसे आई, ये वो चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। उसकी कैलकुलेशन में ये आया कि उसने जब पीटीआई के कंडक्ट को देखा ना, तो उसे लगा कि ये तो बचे हैं, इनके अंदर तो कोई डेप्थ ही नहीं है, इनके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, इनके अंदर कोई इनके अंदर कोई दमखम नहीं है, ये तो दो जूतों से सीधे हो जाएंगे। सो जनरल बाजवा को ये गलतफहमी किसने दी, और किसी हद तक सही भी था। जनरल बाजवा अपनी कैलकुलेशन के अंदर सही भी था, ऐसा नहीं था कि मुकम्मल तौर के ऊपर गलत हो, लेकिन उसके अंदर भी ये सेंस किसने दिया कि ये पार्टी एक कमजोर पार्टी है, अगर इसको 10 जूते लगेंगे तो सीधी हो जाएगी। ये सेंस खुद पीटीआई ने जनरल बाजवा के अंदर कल्टीवेट किया। वो कैसे कल्टीवेट किया, और पीटीआई से मतलब मेरा ये है कि ये सेंस खुद इमरान खान ने जनरल बाजवा के अंदर कल्टीवेट किया। जनरल बाजवा को ये सेंस कैसे मिला? जनरल बाजवा को ये सेंस ऐसे मिला कि पीटीआई पूरी की पूरी बिछ गई जनरल बाजवा के कहने के ऊपर। जनरल बाजवा ने उसे ऐसे नहीं देखा कि ये लोग मेरा सच में सपोर्ट करते हैं, ये लोग मेरा इसलिए सपोर्ट करते हैं कि मैं बड़ा डेमोक्रेटिक हूं, मैं विजनरी हूं, और मुझे करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करवाने के चक्कर में इसीलिए मेरा सपोर्ट करते हैं। जनरल बाजवा ने ऐसे देखा कि ये लोग मुझसे डरते हैं और ये मेरी ताकत को रिस्पेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से ये मेरे तलवे चाटते हैं, और जिसकी वजह से ये मेरी वाहवाही करते हैं। अगर ये सिग्नल्स पीटीआई ना देती जनरल बाजवा को, तो मुझे नहीं लगता था कि जनरल बाजवा ये हिम्मत करता और इस तरह का ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करता। ऐसा नहीं है कि जनरल बाजवा को ये सारा का सारा ऑपरेशन करने के लिए पीटीआई के सिर्फ सिग्नल ही रिस्पॉन्सिबल है, और भी फैक्टर होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि पीटीआई ने ऐसे सिग्नल दिए जनरल बाजवा को, जिससे पीटीआई ये लगी मिलिट्री लीडरशिप को कि पीटीआई एक कमजोर जमात है जिसको रगड़ा लगाया जा सकता है, जिसकी एग्जिस्टेंस मिलिट्री के बगैर मुमकिन ही नहीं है, जिसकी वजह से मिलिट्री कुछ भी कर जाएगी और पीटीआई उसे रोक नहीं सकेगी। ये वो सिग्नल्स है जो पीटीआई को देना बंद करने पड़ेंगे आने वाली मिलिट्री लीडरशिप को। फॉर एग्जांपल, जनरल बाजवा आया नहीं था कि पूरी की पूरी पीटीआई लग गई कि जनरल बाजवा ये है, जनरल बाजवा वो है, जनरल बाजवा बड़ा डेमोक्रेटिक है, जनरल बाजवा ये वो, सारा का सारा तमाशा लगा पड़ा था। लेकिन एक्चुअली में पीटीआई को उस टाइम के ऊपर कंडक्ट कैसे करना चाहिए था? एक्चुअली में पीटीआई को ऐसे कंडक्ट करना चाहिए था, ही इज अ मिलिट्री जनरल, प्रोफेशनल, ही विल डू हिज जॉब, वी विल डू अवर्स, दैट्स इट। उसका सियासत में कोई बिजनेस नहीं है, हमारा उसके काम में कोई बिजनेस नहीं है, अनलेस वो कुछ अनलॉफुल कर रहा हो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, तब हम मुदाखलत करेंगे उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर। सो ये वो चीज थी जो पीटीआई को पहले दिन से ही कंडक्ट कर लेनी चाहिए थी। अब ये वो पीटीआई ने कंडक्ट नहीं की, बल्कि पीटीआई ने कहा कि चलो हाइब्रिड सिस्टम है तो हम हाइब्रिड सिस्टम ही चला लेते हैं, और इनकी भी सपोर्ट ले लेते हैं, और इनको भी खुश कर देते हैं। ये वो चीजें थी जो पीटीआई का मैसिव ब्लंडर था, जिसकी वजह से पीटीआई मिलिट्री लीडरशिप को एक कमजोर जमात दिखी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मिलिट्री क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर हुआ। अब आते हैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इनकी पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर को गालियां देना शुरू कर दे पीटीआई वाले, ये बात भी ठीक नहीं है। सिंपली अपने आप को प्रोफेशनली कंडक्ट करें। इमरान खान में ये फिसलने की बड़ी बुरी आदत है। अब जनरल आसिम मुनीर इसको एक कॉल देगा, ये चला जाएगा मीटिंग करने के लिए। भाई क्यों जरूरत है मीटिंग करने की? जनरल आसिम मुनीर से सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, सीधी सीधी बात। पहली डिमांड कि भाई इलेक्शन करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच, हम अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं मिलती, हम नवंबर में करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। दूसरी चीज जिसके ऊपर पीटीआई बात कर सकती है, वो सिंपल सी बात है अरशद शरीफ शहीद के मर्डर केस के हवाले से। उसमें यह पूछा जा सकता है कि आपके ऑफिसर्स इन्वॉल्व है या नहीं है, आप इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करा लें। तीसरी चीज, ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था उसके ऊपर भी आप इंक्वायरी करवा लें। चौथी चीज, जो इमरान खान के ऊपर गोलियां चली थी, जिन ऑफिसर्स का इमरान खान ने नाम लिया था, इनके ऊपर इंक्वायरी करवा लें। अब ये 4 डिमांड्स है जो पीटीआई को बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल आसिम मुनीर के सामने रख लेनी चाहिए कि ये वो डिमांड्स है जो पीटीआई की एक्चुअली में मिलिट्री ही पूरी कर सकती है, और जो मिलिट्री से एक प्रोफेशनल बंदा डिमांड कर सकता है। इसके अलावा इनसे कुछ भी डिमांड ना किया जाए और ना ही कुछ इनसे मांगा जाए, बल्कि अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए और नून लीग के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ताकि नून लीग को और ज्यादा डैमेज किया जा सके आने वाले इलेक्शन के दौरान, और नून लीग की इकोनॉमिक
पॉलिसीज जो कि डिजास्टर है उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अब मिलिट्री के साथ जितना झगड़ा चलना था वो चल चुका। आने वाले 8 महीनों के अंदर नून लीग की और पीडीएम की जो खामियां हैं हुकूमत की उन्हें टारगेट कर लेना चाहिए। उनकी बहुत ज्यादा खामियां। सबसे पहली चीज ये कहते थे कि हमने नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, नेशनल गवर्नमेंट आके पाकिस्तान के सारे मसले हल कर देगी। तो नेशनल गवर्नमेंट तो बनी बैठी है, 13 पार्टियों की जमातें बैठी हुई हैं। क्या हासिल किया? इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर क्या हासिल किया? इसके अलावा ये लोग कहते थे कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिफॉर्म्स कर देंगे। क्या हासिल किया? करप्शन के ऊपर इनको टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर टारगेट किया जा सकता है, इनके फैशिज्म के ऊपर टारगेट किया जा सकता है, इनके गवर्नेंस के इश्यू के ऊपर इनको टारगेट किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर इनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में जो मिलिट्री के साथ पीटीआई को कंडक्ट करना होगा, अब फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर कंडक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बिछ जाएंगे, आप बड़े अच्छे जनरल है, मासूम बच्चे हैं, प्लीज ये कर दे, प्लीज वो कर दे। नहीं, अब पीटीआई को जब भी मिलिट्री के साथ कंडक्ट करना पड़ेगा तो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर कंडक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ये कंडक्ट किया जा सकता अपने आप को इस मिलिट्री के साथ कि आप बड़े जमहूरी पसंद लोग हैं, मेहरबानी करके ये कर दे। जो इमरान खान मिन्नते तरले करता फिरता है, जब देखो कभी सुप्रीम कोर्ट को मिन्नते करता है, कभी देखो फौज को मिन्नते करता है। ये प्राइम मिनिस्टर राइस को समझ में नहीं आता कि ऑर्डर कैसे दिया जाता है या मिन्नते तरले करता रहता है। मैं यहाँ पर आपको एक नेपोलियन का किस्सा बता देता हूँ। नेपोलियन को मेरे ख्याल में सेंट हेलिना के अंदर जब लास्ट टाइम के ऊपर कैप्चर करके रखा हुआ था, मेरे ख्याल में एक आइलैंड था, वहां पर उसके लास्ट टाइम चल रहे थे, मतलब जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा था। बर्तानिया ने उसे कैप्चर कर लिया था वाटरलू की बैटल के बाद। तो वहां पर उनसे बड़ा बुरा सुलूक किया जाता था। उनकी छत टप रही थी, उनके कपड़े आयरन नहीं हुए होते थे, अनआयरन क्लॉथ उन्हें पहनाए जाते थे और उसके बाद उन्हें बड़ा इल ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पर उनके कुछ एडवाइजर थे या वहां पर कुछ उनके हमदर्द थे, उसने आकर पूछा कि यार ये देखो तुम बादशाह रहे हो और तुम्हें ये इतना बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, तो तुम खुद को इनके सामने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, तुम इनके सामने बातें नहीं करते, क्यों खुद को इस तरह से झुका के बैठे हुए? तो नेपोलियन ने जो जवाब दिया था ना, वो तारीख के अंदर आज भी सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाता है। बड़ा पावरफुल जवाब था। उसने कहा था कि बादशाह या तो खामोश रहता है या हुक्म देता है, और ये बादशाह की फितरत होती है कि या वो खामोश रहेगा या वो हुक्म देता है। वो मिन्नते तरले कभी भी नहीं करता। और जो इमरान खान के अंदर है ना, वो बादशाही वाला कंडक्ट नहीं है, जो कि बड़ा ही बेवकूफाना और अहमकाना कंडक्ट है इमरान खान का, कि वो मिन्नते तरले करता फिरता है। कभी उसे कहता है कि ये कर दो, कभी उसे कहता है ये कर दो। सुप्रीम कोर्ट को कितनी मिन्नते तरले कर चुका है कि नोटिस लो, आप बड़े जज हैं, ये है वो, ये सारे के सारे ड्रामे होते हैं। इससे आप एक्चुअली में पता है क्या दिखाना चाहते हो? आप इसमें दिखाते हो कि आप कितने कमजोर हो। नवाज शरीफ का अगर आप कंडक्ट देखें, मुझे सख्त नफरत नवाज शरीफ से, लेकिन वो देखे किस तरह से बातें मनवाता है, किस तरह से जनरल बाजवा को ब्लैकमेल करके उसे कहा कि समरी भेजो, समरी भेज दी उसने। 2 दिन नहीं लगे जनरल बाजवा को घुटने टेकने के ऊपर और उसने समरी वगैरह भेज दी। कर सका क्या नवाज शरीफ को ब्लैकमेल? नहीं कर सका, क्योंकि उसे पता है नवाज शरीफ कितना रूथलेस है जब बदला लेने के ऊपर आएगा। और नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को किस तरह से जलील किया पावर में आने के बाद। सो ये वो चीजें हैं जो डर फैलाती हैं और जो फौज को बताती हैं कि ये लोग ताकतवर हैं, आने वाले टाइम के अंदर हमें रगड़ा भी लगा सकते हैं। सो इसी तरह से आपका एक डिटरेंस कायम होता है दूसरों के खिलाफ। और फौज के अंदर यहाँ पर तो ये बिछने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इनके एक मिनिस्टर हैं, ये जो सेनेटर है जिसको मुंह पे ऊपर गोली भी लगी थी, जिसको जख्म था, वो तो फौज 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 करके बैठा हुआ है। अरे भाई, तुम्हारा काम नहीं है ये सब कुछ करना। आपने अगर मिलिट्री के सामने अपने आप को कंडक्ट करना है तो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कंडक्ट करना है। बाकी ये बिछे रहेंगे तो आने वाली गवर्नमेंट भी ऐसे ही लपेट दी जाएगी जैसे ये पिछली गवर्नमेंट लपेट ली गई थी। और अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि जब इमरान खान हुकूमत के अंदर आ जाएगा तब किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए इसका आर्मी के साथ और जनरल आसिम मुनीर के साथ। सबसे पहली चीज जो इमरान खान ने करनी है ना, वो बड़े सीरियस मिलिट्री रिफॉर्म्स है। उसका फ्रेमवर्क उसके पास तैयार रहना चाहिए। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए उसके बाद जीएचक्यू की मीटिंग कॉल करे, तमाम सीनियर जनरल्स को बुलाए, फॉर्मेशन कमांड को ही बुला ले। उसके बाद कहे कि ये मेरी पॉलिसी है जो मैं करने वाला हूँ आर्मी के हवाले से, जिसमें ये लीगल चेंजेस है, जिसमें वो चेंजेस है, और पूरी की पूरी फॉर्मेशन कमांड को सामने बिठाकर कैबिनेट और फॉर्मेशन कमांड की मीटिंग करवाए, सारा खुलकर बताए। और उसके बाद कहे कि तुम में से जिसे भी ये पॉलिसी पसंद नहीं है, मेहरबानी करके रिजाइन देकर चला जाए, क्योंकि नई गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होगी। सो ये वो चीज है जो इमरान खान को करनी चाहिए। ये ना करे कि सिर्फ आर्मी चीफ को बुलाकर कंडक्ट करवाता फिरे, ये करवाता फिरे। इन तमाम तर गिमिक से, इन तमाम तर चीजों से खुद को दूर रखे। सिंपली पॉलिसी बना ले कि मैंने क्या करना है, किस तरह के रिफॉर्म्स करने हैं मिलिट्री के अंदर। फॉर्मेशन कमांड की मीटिंग बुलाए, कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाए, खुद कंडक्ट करे और उन्हें ये सारी की सारी चीजें बता दे। फिर जो जनरल मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते फिर भी अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दे और उन्हें कह दे कि आपको नहीं पसंद तो मेहरबानी करके आप रिजाइन देकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको मिसाल देता हूँ बराक ओबामा की और जनरल मैक्रिस्टल की। जनरल मैक्रिस्टल बड़े पावरफुल जनरल माने जाते थे पेंटागन के, और बड़ी अच्छी खासी ग्रिप थी उनकी अफगानिस्तान के वार के ऊपर। अफगानिस्तान का वार थिएटर उन्होंने बड़ा डीपली स्टडी किया हुआ था और बड़े अच्छे तरीके से माने जाते थे। बहुत ज्यादा असेसमेंट वगैरह सब कुछ था
उनके पास। ओबामा आया, जनरल मैकक्रिस्टल को बुलाया पेंटागन के हवाले से कि मीटिंग कंडक्ट की अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान का वार थिएटर डिस्कस किया, इराक का वार थिएटर डिस्कस किया। ओबामा ने कहा ये चीजें हैं जो मुझे ठीक पसंद नहीं है, आप ये कर दे। जनरल मैकक्रिस्टल ने कहा ये मैं नहीं कर सकता। ओबामा ने कहा ठीक है, आप मेहरबानी करके साइड पे हो जाए, आई एम सेकिंग यू, या आप रिजाइन दे दें या मैं सेक कर दूं। उसको सेक कर दिया ओबामा ने। एक नया जनरल लाया जो उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता था, उसे लगा दिया और सारा का सारा काम कैरी आउट कर दिया। यहां पर ये होती है एक प्रोफेशनल कंडक्ट। भाई तुम ये नहीं कर सकते, थैंक यू वेरी मच, मैं यहां से तुम्हें हटा रहा हूं। ये वो चीजें हैं जिस तरह से आपको मिलिट्री को कंडक्ट करना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ये जनरल बड़ा सोना है, ये देखो मुंडा सोना है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये तमाशा क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, छोड़े आप इसको। मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान का वॉर थिएटर चल रहा था, पैसिफिक वाला। पैसिफिक के अंदर जनरल डगलस मैकार्थर अच्छा खासा जनरल था, मतलब वहां का फील्ड मार्शल था, वहां का वॉर हीरो था। डगलस मैकार्थर जैसा जनरल नहीं था, इतना ब्रेव जनरल था। जापानीज ने मार मार कर उसको भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में रहा, ऑस्ट्रेलिया से फिर पुश बैक किया, फिर लास्ट में जाकर गया जापान की हटलैंड के ऊपर कब्जा किया, वहां पर बैठा, वहां से सोवियत यूनियन को भगाया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के अंदर अपनी कैंपेन चलाई और नॉर्थ कोरिया के आधे हिस्से को आजाद कराया, जिसको आज हम साउथ कोरिया कहते हैं। उसके बाद चाइना के अंदर ऑपरेशन करने की तैयारियां करा था। जनरल डगलस मैकार्थर बड़ा ही प्रोफेशनल जनरल था। हेनरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट था उस टाइम पर, उसके साथ उसकी नहीं बनी। जनरल डगलस मैकार्थर चाहता था कि मैं चाइना के अंदर और ज्यादा कार्रवाई करूं। हेनरी ट्रूमैन ने कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुई है, आप मेहरबानी करके ये सब कुछ ना करें। हेनरी ट्रूमैन की बात को इसने नहीं माना और बार बार मतलब चाइना के अंदर इंटरवीन करता रहा और भी सोवियत यूनियन को पंगा वगैरह लेता रहा। तो हेनरी ट्रूमैन ने इसे सेक कर दिया। जिस जनरल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर डे 1 से डे लास्ट तक लड़ी हो, जिसने अपने ऊपर बम खाए हो, जिसने पूरी की पूरी जंगे अजीम दोम जो सबसे ज्यादा बड़ी चली थी वो पैसिफिक में चली थी, जापान के खिलाफ चली थी, उसको पूरी तरह से लड़ा हो, जीता हो, उसे उसी वक्त सेक कर दिया। ये था एक प्रोफेशनल कंडक्ट कि भाई तुम्हें मेरी पॉलिसी पसंद नहीं है, मेहरबानी करके रिजाइन करो। ये होता है पैमाना मिलिट्री से कंडक्ट करने का। और पीटीआई को भी मेहरबानी करके ये सीखना पड़ेगा कि आपने पॉलिसी बनानी है, जनरल्स के सामने थ्रो करनी है, आप ये कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे थैंक यू वेरी मच, हम आप सबको सेक करने वाले, दैट इज इट। बाकी ये क्या तमाशा है कि ये बड़ा सोना मुंडा है, ये मेरी बात मानेगा, वो बात मानेगा। क्या तुम लोग तलवे चाटने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हो क्या? ये वो चीजें हैं जो सोचनी चाहिए, जिसके हवाले से पीटीआई को सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करवाना चाहते हैं। आपका कंडक्ट ही बताएगा कि मिलिट्री की आपके हवाले से पॉलिसी क्या होगी। अगर आप बिछे रहेंगे तो मिलिट्री आपको लात मारेगी, अगर आप फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर बात करेंगे तो मिलिट्री झुक झुक कर बात करेगी। थैंक यू वेरी मच।